हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका लेखपाल से कलेक्टर तक करंट अफेयर सीरीज में। आज हम बात करेंगे साइंस टेक के उन टॉपिक्स की जो जुलाई महीने में न्यूज़पेपर में खूब चर्चा में रहे हैं और जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं। साथ ही बात करते हैं इस कंटेंट के रिलायबल होने की कि इस पर विश्वास किया जाए या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शॉर्ट नोट्स द हिंदू, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर के साथ साथ दृष्टि और विजन IAS जैसी मंथली मैगजीन को कवर करके बनाए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन ने टीबी की दवा बैडवाक्विलिन के जेनरिक संस्करण के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप को लाइसेंस प्रदान किया है, इसलिए चर्चा में आया था। बात करें स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की, ये 2011 में शुरू हुआ था और यूनाइटेड नेशन द्वारा संचालित संगठन है। यह इसका उद्देश्य टीबी से प्रभावित लोगों, समुदायों और देशों की मदद करना है और इसका संचालन और प्रशासन जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय के द्वारा होता है, जो कि जेनेवा में सिचुएटेड है। अब टीबी के बारे में कुछ जान लेते हैं। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। यह एक संचारी रोग अर्थात कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके प्रकार में पल्मोनरी अर्थात फेफड़ों को जो प्रभावित करती है वो पल्मोनरी टीबी कहलाती है और सेकंड होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जो फेफड़ों के साथ साथ अन्य अंगों को प्रभावित करती है। इसका उपचार BCG वैक्सीन, BCG की फुल फॉर्म क्या है? बेसिल कैलमेट ग्वेरिन है। BCG वैक्सीन जो है यह भारत के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी शामिल है। जब टीबी ड्रग के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है तो उसके आधार पर कितने प्रकार की टीबी होती है उसे देख लेते हैं। फर्स्ट होती है MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। सेकंड है XDR टीबी अर्थात एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। थर्ड है TDR टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो बात करते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की। इसमें दो सबसे प्रभावी फर्स्ट लाइन दवाओं आइसोनाइड और रेफेम्सिन जो होती हैं ये कोई प्रभाव नहीं करती। नेक्स्ट है XDR टीबी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसमें कम से कम 4 प्रमुख टीबी दवाएं जो होती हैं वो प्रभावी नहीं हो पाती। नेक्स्ट है TDR टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसमें फर्स्ट और सेकंड लाइन की सभी दवाएं जब प्रतिरोधी हो जाती हैं अर्थात फेल हो जाती हैं टीबी को ख़त्म करने में, तो उसे कहते हैं टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब बात करते हैं कि भारत के द्वारा टीबी को उन्मूलन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहले नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 2025 तक भारत में टीबी का उन्मूलन करना था। उसके बाद निक्षा पोर्टल शुरू किया गया और निक्षा पोषण योजना भी शुरू की गई। इस योजना के तहत जो पेशेंट होता है उसको 500 रुपये प्रति महीना दिया जाता है ताकि वह फल फ्रूट खरीद सके। नेक्स्ट है टीबी फ्री इंडिया कार्यक्रम चलाया गया, जिसका उद्देश्य था 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना। अब बात करते हैं वैश्विक स्तर पर टीबी के उन्मूलन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट है मास्को डिक्लेरेशन 2017। इसमें 2030 तक टीबी के उन्मूलन की बात की गई थी। नेक्स्ट प्रोग्राम चलाया गया विश्व के WHO एंड टीबी स्ट्रेटेजी। इसका उद्देश्य क्या था? 2030 तक टीबी रोग में 80% कमी करना और लगभग जो टीबी से होने वाली मौतें हैं उनमें 90% कमी करना और जो टीबी के खर्च पर कैटास्ट्रोफिक लागत होती है उसको शून्य करना। बात करते हैं कैटास्ट्रोफिक लागत की। यदि टीबी की देखभाल की कुल लागत परिवार की वार्षिक आय से 20% अधिक हो जाए तो उसे कैटास्ट्रोफिक लागत कहते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम था फंड ट्रीट ऑल #एंड टीबी। इसे WHO, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप और ग्लोबल फंड तीनों ने मिलकर संयुक्त रूप से शुरू किया था। अब बात करते हैं जो टीबी से रिलेटेड लास्ट ईयर चर्चा में रहे थे टॉपिक, पैथो डिटेक्ट किट। भारत की पहली स्वदेशी टीबी डिटेक्शन किट है, ये इम्पोर्टेंट है और इसे डेवलप किया था माई लैब ने और यह टीबी और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का पता लगाने में सहायक होती है। टीबी से संबंधित एक टॉपिक चर्चा में रहा था BPL। ये BPL क्या है इसे देख लेते हैं। क्या BPL की बात करते हैं। BPL 6 महीने की मुख द्वारा ली जाने वाली दवा है और यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि टीबी का ट्रीटमेंट लगभग 18 महीने का होता है और इसे घटाकर इसने 6 महीने कर दिया है और इसकी 90% सफलता दर के कारण इसके टेस्ट पॉजिटिव रहे हैं। और BPL की बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम में क्या आ सकता है। तो एग्ज़ाम में जो 3 नई एंटीबायोटिक दवाएं हैं उनके संयोजन को BPL कहा गया है।
इसमें ये 3 दवाएं बेडाक्विलाइन, प्रोटीमेनिड और लाइनजोलिड दवाएं शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एड्स। ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि HIV से पीड़ित छठा व्यक्ति जिनेवा रोगी स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से ठीक हो गया था। एड्स का मीन्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV वायरस के कारण होता है। इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है और HIV वायरस जो हेल्पर T सेल्स होती हैं, जिन्हें CD4 सेल्स भी कहते हैं, उन पर अटैक करता है की सतह पर CCR5 और CXCR4 रिसेप्टर उपस्थित होते हैं, जिनसे HIV वायरस जुड़ जाता है। इन्हीं हेल्पर T सेल्स T4 सेल्स को ख़त्म करने लगता है और अपनी कोशिकाओं में वृद्धि करता है। अब ये एग्जाम में आ सकता है कि CCR5 या CXCR4 क्या होते हैं, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन 2021 में UPSC के प्री एग्ज़ाम में पूछा गया था। ECE2 क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा। जब हमारे बॉडी में कोई वायरस अटैक करता है तो सबसे पहले हेल्पर T सेल्स जाती हैं और हेल्पर T सेल्स उनसे लड़ने की कोशिश करती हैं और हेल्पर T सेल्स की सतह पर ही रिसेप्टर होते हैं, जिन्हें CCR5 और CXCR4 रिसेप्टर होते हैं, जिनसे HIV जो वायरस होता है इनसे जुड़ जाता है और जुड़कर इनको नष्ट करने लगता है और अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। अगर रिसेप्टर में ही म्यूटेशन कर दिया जाए तो HIV वायरस जो है हेल्पर सेल से जुड़ पाएगा और ना ही इनको नुकसान पहुंचाएगा, ना ही HIV के वायरस में वृद्धि होगी। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में ही इसी प्रकार का म्यूटेशन कराया गया था, उसके कारण ही ये मरीज ठीक हुए हैं, तो इसी के कारण ये चर्चा में आया था। बेसिक जान लेते हैं हेल्पर T सेल्स क्या होती हैं। हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में होती है WBC और WBC में होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती हैं, T सेल्स और B सेल्स। और T सेल्स भी 2 प्रकार की होती हैं, हेल्पर T सेल्स और किलर T सेल्स। हेल्पर T सेल्स को CD4 सेल्स भी कहते हैं और किलर T सेल्स को CD8 सेल्स के नाम से जाना जाता है। HIV वायरस जो होता है वो हेल्पर T सेल्स से जुड़ता है। कैंसर सेल्स जो होती हैं वो किलर T सेल्स पर अटैक करती हैं। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ये क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है जिसमें मरीज की क्षतिग्रस्त स्टेम सेल्स को स्वस्थ स्टेम सेल से बदला जाता है और इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, UPSC और PCS के लिए, इस पॉइंट को ध्यान रखना। यह 2 प्रकार के होता है, ऑटोलोगस और एलोजेनिक। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन में मरीज की क्षतिग्रस्त स्टेम सेल्स को मरीज के बॉडी से ही चेंज किया जाता है, जबकि एलोजेनिक में दाता से स्टेम सेल्स लेके ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। एड्स से संबंधित ही एक रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में, द पाथ दैट एंड्स एड्स रिपोर्ट। ये जारी की है UN एड्स ने। 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और ये HIV और एड्स पर UN का कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य 2030 तक लोक स्वास्थ्य खतरे के रूप में एड्स को समाप्त करना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। ये अध्ययन हुआ है कि एक विशिष्ट बैक्टीरिया और एंडोमेट्रियोसिस के विकास और तीव्रता के बीच संभावित संबंध मिले हैं, तो ये इसलिए चर्चा में आया था। जब गर्भाशय के बाहर बढ़ने वाले एंडोमेट्रियल उत्तक के परिणाम स्वरूप ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और मूत्राशय और पैल्विक अंगों में घाव बन जाते हैं, तो यह तब डेवलप होता है। सटीक कारण अभी तक इसका कोई ज्ञात नहीं है और इसके प्रभाव में बांझपन, पैल्विक क्षेत्र में दर्द और सूजन इत्यादि का होना होता है। उपचार की बात कर लेते हैं। हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, सर्जरी की जाती है और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस जो होता है बैक्टीरियल संक्रमण है जो अभी अध्ययन किया गया है। फ्यूजोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया से होता है। सामान्यतः हमारे मुंह और आंत में पाया जाता है।